फिजिकल जियोग्राफी के रिवीजन में पढ़ने वाले हैं भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बाह्य बल। तो भूपटल को प्रभावित करने वाले जो बल है उस पे अंतर्जात बल हैं और बाह्यजात बल हैं। इसमें दीर्घकालिक पटल विरूपणी बल और आकस्मिक बल हैं और इसमें इस तरह के बल लगते हैं। आकस्मिक जो बल लगते हैं उसमें ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन है और दीर्घकालिक जल महादेश जनक जल, भू उत्थान, विभंग, पर्वत निर्माणकारी, अधोगमन, भ्रंश, तनाव होता है, संपीड़न होता है, बलन, क्षेपण। बाह्य जो बल लगते हैं उसमें अवक्षेपण होता है, अपर्दन होता है और बृहत संरचना का निर्माण होता है। इस तरह से ये बल लगते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भूपटल भी इन नियम का अपवाद नहीं है। भूपटल पर सदैव दो प्रकार के बल क्रियाशील रहते। प्रथम बल निरंतर विभिन्नताएं उत्पन्न करते रहते हैं, इन्हें अंतर्जात बल कहा जाता है, जबकि द्वितीय बल सदैव धरातल पर समानता स्थापित करने लगते हैं, जिन्हें बहिर्जात बल कहा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि धरातल पर दो प्रकार के बल हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं और सदैव गतिशील रहते हैं। तो अंतर्जात बल यह पृथ्वी के आंतरिक भागों से उत्पन्न होने वाला बल है। तो अंतर्जात बल पृथ्वी के आंतरिक भागों से उत्पन्न होने वाला बल है, यह जो दो प्रकार के संचलनों को जन्म देता है, क्षैतिज संचलन और लंबवत संचलन। इन संचलनों के द्वारा भूपटल पर विभिन्न प्रकार की विषमताओं एवं उच्चावचों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि का निर्माण होता है। तो अंतर्जात बल हैं, तो इनसे पर्वत, पठार, मैदान और घाटी का निर्माण होता है। तरह पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्रियाशील इन बलों के जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्रियाशील इन बलों के परिणाम स्वरूप इसकी बाह्य परत में हलचलें पैदा हो जाती हैं। तो आंतरिक भाग में हलचल होती है तो बाह्य परत भी हलचल हो जाती है, जिससे पृथ्वी की हलचलें कहते हैं। बल की तीव्रता के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, आकस्मिक संचलन और पटल विरूपणी संचलन। तो आकस्मिक संचलन में इन बल से भूपटल पर ऐसी आकस्मिक संरचनाओं का आगमन होता है जो विनाशकारी परिणाम वाली होती है, जिसके उदाहरण हैं भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन और ज्वालामुखी आदि। फिर पटल विरूपणी संचलन, इस बल से पृथ्वी बड़ी बड़ी भू आकृतियों का निर्माण होता है। पटल विरूपणी बल की लंबवत गति के प्रभाव से पृथ्वी पर सागरों का क्षेत्र प्रभाव या अतिक्रमण और उनके पीछे हटने की घटनाएं घटित होती हैं। यह मुख्यतः मंद गति से बनने वाली भू आकृतियां इसके अंतर्गत आती हैं। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि ने दो भागों में बांटते हैं। महादेशीय संचलन, इस संचलन में महाद्वीपीय भागों का निर्माण होता है। जो महाद्वीप के भाग होते हैं उनका निर्माण होता है, उसमें उत्थान, निर्गमन और निमज्जन की क्रिया घटित होती है। जब महाद्वीपीय भाग या उसका कोई भाग अपनी सतह से ऊपर उठ जाता है, तो महाद्वीप है तो उसका कोई भाग अपनी सतह से जब ऊपर उठ जाता है तब उस पर लगने वाले बल ऊपरमुखी संचलन कहते हैं। ऊपर उठने की क्रिया उभार के नाम से जानी जाती है। इसके विपरीत जब महाद्वीपीय भागों में धंसाव हो जाता है तो उस पर क्रियाशील बल को अधोमुखी संचलन कहते हैं। धंसाव के दूसरे रूप में स्थल खंडों का सागरीय जल के नीचे निमज्जन होता है। तो स्थल खंड है जो सागर जल के नीचे निमज्जन हो जाता है। यह क्रिया तटीय या सागरीय भागों में घटित होती है। तो तटीय और सागरीय भागों में घटित होती है। महादेशीय संचलन का उदाहरण, तो महादेशीय संचलन का उदाहरण भारत का पश्चिम तट निमज्जित तट का उदाहरण है, जहाँ मग्न तट चौसर किंतु मालाबार इसका अपवाद है। तो भारत जो है, तो भारत का पश्चिम तट निमज्जित तट है, जहाँ मग्न तट चौटे होते हैं, किंतु मालाबार इसका अपवाद है, जो कि एक उत्थित तट है। वह पूर्वी तट उत्थित तट का ही उदाहरण है। हालांकि तिरुनेलवेली के पास निमज्जित तट ये भाग प्राप्त होते हैं। निमज्जन तट का चौसर होना महादेश जनक बल का परिचायक है। फिर पर्वतीय संचलन है, तो पर्वतीय संचलन इनका शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, औरस अर्थात पर्वत और जेनेसिस इसका अर्थ है उत्पत्ति।
पृथ्वी के आंतरिक भागों से क्षैतिज रूप से पर्वत के निर्माण में सहायक है। तो इसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्षैतिज रूप से पर्वतों के निर्माण में ये सहायक होता है। इसमें संचालन बल को पर्वतीय संचलन के नाम से जाना जाता है। यह बल प्रायः दो रूपों में क्रियाशील होता है। जब यह बल दो विपरीत दिशाओं में क्रियाशील होता है तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। जब दो विपरीत दिशाओं में लगता है तो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे तनाव मूलक बल कहा जाता है। इस बल के परिणाम स्वरूप धरातल में भ्रंश या दरार चटक जाते हैं, उनका निर्माण होता है। भ्रंश दरार बन जाती है यानी क्रैक बन जाता है। जब पर्वतीय संचलन बल आमने सामने की क्रिया होती है, पर्वत में जो संचलन होता है तो आमने सामने की क्रिया होती है तो उसे चट्टानें संपीड़ित हो जाती हैं। आमने सामने जब आती हैं और चट्टानें एक दूसरे के स्तर आती हैं तो ऊपर की ओर संपीड़न स्तर उठ जाती हैं। इस बल को संपीड़नात्मक बल कहा जाता है। इसके कारण धरातल में सम्मलन तथा बलन पड़ जाते हैं। बलन व इसके प्रकार। तो बलन क्या है? बलन है तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न अंतर्जात बलों के क्षैतिज संचलन द्वारा धरातलीय चट्टानों में, जब आंतरिक भागों में क्या है, अंतर्जात बल क्षैतिज रूप में चलते हैं, पास पास आते हैं या दूर हो जाते हैं, तो चट्टानों के संपीड़न के परिणाम स्वरूप लहरों के रूप में उठने वाले मोड़ को बलन कहते हैं। तो इस तरह उठ जाते हैं। बलन को निम्नलिखित रूपों में देखा जाता है। सम्मलन तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्षैतिज रूप में पृथ्वी संचलन बल के कारण जब एक विस्तृत क्षेत्र में धरातलीय भाग का उत्थान या अवनमन हो जाता है तो इसे सम्मलन बल कहा जाता है। इस तरह ऊपर उठ जाता है तो सम्मलन कहते हैं। अब उत्सम्मलन तो उत्स्वलन क्या है? जब क्षैतिज संचलन के कारण धरातलीय भाग नीचे की ओर मुड़कर धंस जाता है तो क्षैतिज संचलन होता है और नीचे की ओर धंस जाता है। इस तरह ऊपर उठता है और जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है तो नीचे धंस जाता है तो उसे उत्सम्मलन के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप बेसिन में गड्ढों का निर्माण होता है। अब है बृहद सम्मलन। जब क्षैतिज संचलन के कारण धरातल हजारों किलोमीटर क्षेत्र ऊपर उठ जाता है तो बृहद सम्मलन में हजारों किलोमीटर ऊपर उठ जाता है तो यह नीचे धंस जाता है तो बृहद सम्मलन कहते हैं। फिर बलन की भुजाएं। चट्टानों में पड़ने वाले प्रत्येक बलन में दोनों ओर के भागों को बलन की भुजाएं कहा जाता है। बलन अक्ष तो बलन की दोनों भुजाओं के बीच अपनति के सबसे यानी अपनति उच्च वाले और अभिनति यानी नीचे वाले भाग के से सबसे निम्नतम भाग में गुजरने वाली रेखाओं को बलन अक्ष कहते हैं। दो प्रकार की होती हैं, अपनति अवनति यानी ऊपर की ओर और अभिनति यानी नीचे। फिर अक्षीय तल। किसी भी बलन के मध्य भाग में स्थित तल को अक्षीय तल कहा जाता है। यह भी अवनति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। अब बलन के प्रकार। बलन के प्रकारों में सममित बलन। जब किसी बलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान होता है यानी ये भुजाएं तो इनका झुकाव जब समान होता है तब उसे सममित बलन कहते हैं। खुले प्रकार के बलन होते हैं जैसे कि स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत है। असममित बलन। जब किसी बलन की एक भुजा का झुकाव एक समान वाली झुकाव वाली होती है और दूसरी भुजा का झुकाव अधिक होता है एवं छोटा होता है तब ऐसे बलन को असममित बलन कहते हैं, जैसे ब्रिटेन और दक्षिणी पेनाइन पर्वत। फिर एक दिगांत बलन। किसी बलन की एक भुजा समान झुकाव या ढाल वाली होती है जबकि दूसरी भुजा पर समकोण बनाती है तो इस ढाल खड़ा होता है उसे एक दंतित बलन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसका उदाहरण है। वह
समन्वित वलन। जब क्षैतिज संचलन के कारण किसी वलन की दोनों भुजाओं पर दोनों दिशाओं में समान संपीड़नात्मक बल क्रियाशील होता है, तब उसकी दोनों भुजाएं समान रूप से झुककर एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। ऐसे वलन को समन्वित वलन कहते हैं। इनकी दिशा का क्षैतिज होना आवश्यक नहीं है। जैसे पाकिस्तान का काला चिंता पर्वत है। परिवलित या श्यान वलन। अत्यधिक तीव्र क्षैतिज संचलन के कारण जब वलन की दोनों भुजाएं क्षैतिज रूप से समानांतर हो जाती हैं, तो वलन है, वलन की दोनों भुजाएं क्षैतिज रूप से समानांतर हो जाती हैं, तब उसे परिवलित या श्यान वलन कहते हैं। जैसे कश्मीर का पीर पंजाल, कश्मीर और पीर पंजाल में है। फिर प्रतिवलन। जब संपीड़न के दबाव इतना अधिक हो जाता है कि वलन झुकाव के पश्चात भी संपीड़न को सह नहीं पाता, तो वलन की एक भुजा टूटकर क्षैतिज भुजा उलट जाती। इस प्रकार के वलन को प्रतिवलन कहते हैं। यानी वलन में संपीड़न का दबाव ज़्यादा हो जाता है इसमें। अब एक खुला वलन। जब किसी वलन की दोनों भुजाएं 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम कोण बनाती हैं, तो उसे खुला वलन कहते हैं। फिर बंद वलन। जब किसी वलन की दोनों भुजाओं के बीच 90 डिग्री से कम कोण बनता है, तो उसे बंद वलन के नाम से जाना जाता है। पंख वलन। क्षैतिज संचलन के समान रूप में क्रियाशील होने के कारण जो वलन है, तो क्षैतिज संचलन के समान रूप में क्रियाशील होने के कारण विभिन्न स्थानों में संपीड़न की भिन्नता के साथ ही पंखों के आकार की वलित आकृति का निर्माण हो जाता है। इसे पंख वलन कहते हैं। अब है अपनति। तो अपनति क्या है? वलन के कारण चट्टानों के ऊपर उठे हुए भाग को अपनति के रूप में जाना जाता है। अपनति को निम्न रूप में देख सकते हैं, तो ऊपर उठे भाग जो होता है इसे अपनति कहते हैं। अब इसमें निम्न रूप होते हैं, जैसे सम्मित अपनति। किसी अपनति के दोनों ओर के ढाल बराबर होते हैं, तब उसे सम्मित अपनति कहते हैं। इस तरह का ढाल, इस तरह का ढाल समान होता है, तो उसे सम्मित अपनति। असम्मित अपनति। जब किसी अपनति के दोनों ओर के ढाल बराबर नहीं होते, तो उसे असम्मित अपनति कहते हैं। अब संपन्नति। जब बृहद अवनति के अंतर्गत अनेक छोटी, जो जैसे बृहद अवनति, तो इसके अंतर्गत छोटी छोटी इस तरह से अपनतियां और अभिनतियों का निर्माण हो जाता है, तब उस आकृति को सम अपनति के रूप में जाना जाता है। यह आकृति पर्वतीय क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होती है, तो पर्वत में होती है ये। फिर अभिनति क्या है? तो वलन के कारण चट्टानों के नीचे की ओर उभरे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। इसमें है दो प्रकार की समभिन्नति। जब एक अभिनति के अंदर असमान संपीड़न के कारण छोटी छोटी अभिनतियों एवं अपनतियों का निर्माण हो जाता है, तब उसे अभिनति विशेष को समभिन्नति कहा जाता है। इसकी आकृति भी पंखाकार वलन के समान होती है। अब उत्क्रम। जब किसी परिवलित मोड़ का एक खंड खिसक कर दूसरे खंड पर चढ़ जाता है, तब उस क्रम को उत्क्रम या थ्रस्ट कहते हैं। भ्रंश और उसके प्रकार। भ्रंश जो पड़ जाते हैं। जब तनाव मूलक संचलन अत्यधिक तीव्र गति से क्रियाशील होता है और विभंग तल के सहारे बड़े पैमाने पर चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है, तब इस क्रिया से उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं। जब ये चट्टानें इस तरह से खिंचाव करती हैं एक दूसरे के विपरीत और तनाव के कारण बीच में जो सहारे बड़े पैमाने पर स्थानांतरण भी कर देते हैं, यहाँ भ्रंश बन जाता है। भ्रंश के प्रकार। तो सामान्य भ्रंश। किसी चट्टानी भाग में दरार पड़ जाने के फलस्वरूप दोनों भाग विपरीत दिशाओं में संचालित हो जाते हैं। इस तरह से विपरीत दिशाओं में संचालित हो जाते, तब उसे निर्मित भ्रंश को सामान्य भ्रंश कहते हैं। फिर है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम या उत्क्रम भ्रंश। जब चट्टानों में दरार पड़ जाने के फलस्वरूप उसके दोनों भाग आमने सामने सरक जाते हैं, तब
तब व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। तो जब चट्टान हो जाती हैं तो दरार में पड़ जाती हैं तो दोनों भाग आमने सामने इस तरह से आमने और सामने इस साइड और इस साइड खसते हैं, तब उसे इस प्रमुख व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। इस प्रमुख का कारण क्षैतिज संचलन से उत्पन्न संपीड़न है। इस भ्रंश में चट्टानों का एक खंड दूसरे खंड पर चढ़ जाता है, जैसे पश्चिम घाट का कारण। फिर है पार्श्व या नतिलंब भ्रंश। पार्श्व या नतिलंब भ्रंश जब भ्रंश तल के सहारे क्षैतिज संचलन के कारण क्षैतिज दिशा में गति होती है, तब उससे बने भ्रंश को पार्श्व या नतिलंब भ्रंश के नाम से जाना जाता है। अब सोपानी भ्रंश जब किसी स्थान पर घटित हुए कई भ्रंशों के भ्रंश तलों का ढाल एक ही दिशा में होता है, तब उससे निर्मित आकृति को सोपानी या सीढ़ीदार भ्रंश भी कहते हैं। इसका उदाहरण है यूरोप की राइन नदी। भ्रंश से निर्मित आकृतियां, तो ब्लॉक पर्वत निर्मित होते हैं भ्रंश से, और रिफ्ट घाटी भी उत्पन्न होती है। तो ब्लॉक और या होस्ट पर्वत जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथास्थित रहे, बीच वाला स्थायित्व रहे और किनारे भाग नीचे की ओर धंस जाते हैं, तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। भारत का सतपुड़ा पर्वत, जर्मनी का ब्लॉक फॉरेस्ट और वेस्टजेंज पर्वत, संयुक्त राज्य अमेरिका का व्हिटनी रेंज और सियारा नोवदा तथा पाकिस्तान का साल्ट रेंज ब्लॉक पर्वत के प्रमुख उदाहरण है। फिर सियारा नोवदा विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। तो सियारा नोवदा है जो विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। जब दो भ्रंशों के किनारों के स्तंभ यथास्थित रहते हैं और बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, तो होस्ट पर्वत का निर्माण होता है। जर्मनी का होस्ट पर्वत है। इस प्रमुख पर्वत का प्रमुख उदाहरण है कि भ्रंश घाटी या रैंप घाटी एवं ब्लॉक पर्वत, होस्ट पर्वत प्राय एक से प्रतीत होते हैं, परंतु ये भू संचलन की दृष्टि से अलग अलग परिस्थितियों के परिणाम होते हैं। यानी दिखने में एक से होते हैं लेकिन अलग अलग तरह से बनते हैं। तो इसमें किनारे के भाग नीचे जा रहे थे, इसमें बीच का भाग ऊपर आ जाता है। फिर रिफ्ट घाटी या गोवेन किसी धरातल पर जब दोनों सामान्य भ्रंशों का मध्य बीच यानी बीच वाला भाग नीचे की ओर धंस जाता है, तब उससे निर्मित घाटी को रिफ्ट घाटी या ग्रुवेन कहते हैं। इतना आवश्यक है कि ग्रुवेन का आकार रिफ्ट घाटी से छोटा होता है। तो इस तरह दोनों है नीचे वाला भाग धंस जाता है। फिर जॉर्डन नदी घाटी संसार की सबसे बड़ी रिफ्ट घाटी है। अफ्रीका में महान भ्रंश घाटी जो जॉर्डन नदी के उद्गम से लेकर लाल सागर में हुई है, होते हुए जिम्बेजी नदी तक 4800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इस भ्रंश घाटी में अफ्रीका की प्रमुख झीलें हैं जैसे न्यासा, विक्टोरिया, टांगरिका, रुडोल्फ और दक्षिणी कैलिफोर्निया की मृत घाटी डेथ वैली भ्रंश घाटियों का सर्वोत्तम उदाहरण है। भारत में नर्मदा और ताप्ती और दामोदर नदियाँ भ्रंश घाटी के प्रमुख उदाहरण हैं। रैंप घाटी तो जब किसी धरातल पर मध्य भाग को छोड़कर दोनों ओर के स्तंभ ऊपर उठ जाते हैं अथवा पहाड़ी से घिरी हुई निम्न भूमि रैंप घाटी कहलाती है। तो दोनों भाग इसमें ऊपर उठ जा रहे हैं और बीच का भाग जाएंगे तई है। तब इस उदाहरण है असम की ब्रह्मपुत्र घाटी। अब भ्रंशों का महत्व क्या है? तो भ्रंशों का भू-आकृतिक, पारिस्थितिक, सामाजिक, आर्थिक महत्व है। ये खनिज तेल और भौम जल, उष्ण शीतल जल के स्रोत के केंद्र होते हैं। भ्रंशों के सहारे झरनों का निर्माण होता है। ये नदियों का मार्ग निर्धारित करने में सहायक होते हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती नदी भ्रंश से होकर बहना। अब है बहिर्जात बल। तो बाह्य कारकों के प्रभाव से उत्पन्न बल के द्वारा होने वाले संचलन को बहिर्जात संचलन कहते हैं। बहिर्जात संचलन के कारण अनुच्छादन नामक एक संयुक्त प्रक्रम का निर्माण होता है। तो बाह्य संचलन के कारण अनुच्छादन नामक एक संयुक्त प्रक्रम का निर्माण होता है। बहिर्जात संचलन को समतल स्थापक बल भी कहते हैं।
तो वह जो बल होते हैं वो समतल लाने का प्रयास करते हैं। अंतर्जात भू संचलन के द्वारा जहाँ विभिन्न प्रकार की विषमताएं स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति की जाती है, तो विषमताएं लाती हैं आंतरिक बल। वहीं बहिर्जात भू संचलन के तहत अनुच्छेदन की प्रक्रिया के द्वारा चट्टानी संरचना में विघटन या वियोजन में स्थानीय सतह का कटाव कर समतल स्वरूप देने का प्रयत्न किया जाता है। इसीलिए बहिर्जात भू संचलन को समतल स्थापत संचलन या विनाशात्मक संचलन भी कहते हैं। अब है अनुच्छेदन प्रक्रिया है। तो अनुच्छेदन यानी बहिर्जात संचलन से संबंधित संयुक्त प्रक्रम है जिसमें अपक्षय, अपारदन एवं बृहदक्षरण की क्रियाएं शामिल होती हैं। तो अपक्षय होता है इसमें और अपारदन होता है। अनुच्छेदन के अंतर्गत वे संपूर्ण क्रियाकलाप शामिल होते हैं जिनके द्वारा असमतल धरातल पर समतलीकरण का कार्य होता है। अनुच्छेदन प्रक्रिया है। तो अपक्षय होता है इसमें अनुच्छेदन क्रिया में, अपारदन होता है बृहद संचलन में। प्रेरक कौन कौन कार्य करते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण, आणविक दाब या रासायनिक क्रियाएं। रासायनिक क्रिया के कारण अपक्षय होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। फिर गतिज ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा तो है अपक्षय। ताप और आर्द्रता और मौसमी कारकों के प्रभाव से चट्टानों के विखंडन या वियोजन की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। यानी ताप होती है, आर्द्रता के कारण चट्टानें घिस जाती हैं। इस क्रम में चट्टानें असंगठित होकर अवसादों में परिवर्तित हो जाती हैं जिससे मृदा का निर्माण होता है। चट्टानें घिस जाती हैं और अवसाद बन जाते हैं। फिर विघटन या अपघटित होते समय चट्टानों का स्थानांतरण नहीं होता। तो जब विघटित होती है तो चट्टानों का स्थानांतरण नहीं होता। अपितु अपक्षय एक स्थानीय प्रक्रिया है जिसमें शैलों का विघटन और वियोजन मूल स्थान पर ही होता है। अब अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक यानी सूर्य, ताप, पाला और दाब मुक्त। और रासायनिक जलयोजन, घोल, ऑक्सीकरण एवं अपचयन, कार्बनीकरण आदि के कारण चट्टानों का विघटन होता है। फिर जैविक जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्यों आदि के द्वारा विघटन होता है। फिर अपारदन। अपारदन क्या है? तो इसमें अपारदन की क्रिया के अंतर्गत चट्टानों की संरचना में टूट फूटने व कटने से लेकर उसके परिवहन की क्रिया को शामिल किया जाता है। तो अपारदन होता है तो टूट फूटती है चट्टान और परिवहन भी वहाँ से हो जाता है, अर्थात गत्यात्मक क्रिया है। अपक्षय की प्रक्रिया भी शामिल है इसमें। तो इस प्रक्रिया में संलग्न कारक किसी क्षेत्र विशेष से अधिक प्रभावशाली होते हैं। अपारदन निम्न कारकों द्वारा होता है, जैसे नदी द्वारा, पवन द्वारा, सागरीय तरंगों, हिमनद, भूमिगत जल। तो जब वहाँ से कंकड़ पत्थर को चट्टान से हटाकर दूसरे स्थान पर भाले जाते हैं। फिर बृहद संचलन। बृहद संचलन में पर्वतीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से असंगठित अवसाद होते हैं जो संगठित नहीं होते। तो उन अवसाद हैं जो उनसे होने वाले अपारदन या स्थानांतरण को बृहद संचलन कहते हैं। ये प्रक्रिया मंद और तीव्र दोनों प्रकार से हो सकती है, इसीलिए इसे मंद संचलन या तीव्र संचलन या भूस्खलन जैसे में कार्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है। महाद्वीप का विस्थापन, सागरीय नीतल प्रसारण और प्लेट विवर्तनिकी। यानी महाद्वीप का किस तरह विस्थापन होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। सागर का जो नीतल है यानी सागर का तल, उसका प्रसार कैसे होता है। प्लेट विवर्तनी यानी प्लेटें किस तरह से चलती हैं या खिसकती हैं। तो आज पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। तो 29% पर महाद्वीप है, 71% भाग पर महासागरों का विस्तार है। विश्व मानचित्र में महासागरों महाद्वीपों की जो स्थितियाँ दिखाई पड़ती है प्राचीन से भिन्न है। आने वाले दिनों में भी पृथ्वी पर महासागरों महाद्वीपों की स्थिति भिन्नता नजर आएगी। भू वैज्ञानिकों के अनुसार महाद्वीप महासागर की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है और अभी भी हो रहा है, अर्थात महाद्वीप महासागरों का जो स्वरूप हम आज मानचित्र पर देखते हैं वह ना तो पूर्व में ऐसा था न भविष्य में वैसा होगा। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपों और महासागरों की वर्तमान विन्यास व्यवस्था व्याख्या करने का प्रयत्न है, जिससे विभिन्न भूगोलवेत्ताओं द्वारा समय समय पर व्याख्यायित किया गया है। तो भूगोलवेत्ता जो है उन्होंने समय समय पर से व्याख्या की गई है इनकी। फिर
1569 में डच भूगोलवेत्ता अब्राहम और डेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। तो 1969 में थे और भूगोलवेत्ता अब्राहम थे इसमें, और टेलियस ने इस संभावना व्यक्त की। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एक साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका एक साथ जुड़े हुए थे। फिर एंटोनियो पॉलिनी थे, तो एक मानचित्र बना जिसमें 3 महाद्वीप को इन्होंने इकट्ठा दिखाया। 1908 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि महाद्वीप का प्रवाह होता है, महाद्वीप यहाँ से वहाँ जाते। तो टेलर महोदय ने 1908 में प्रतिपादित किया। इसमें क्षैतिज स्थानांतरण के विषय में था। इस सिद्धांत में महाद्वीपीय प्रवाह मुख्य ज्वार शक्ति के कारण बताया है कि ज्वार शक्ति के कारण महाद्वीप क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। फिर 1912 में जर्मनी के वैगनर ने महाद्वीप, जर्मनी के थे ये वैगनर, और महाद्वीप महासागरों के प्रसार संबंधी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। आगे के वर्षों में सागर नितल प्रसारण, मतलब सागर, कुछ लोग कहते हैं कि सागर का जो तल है वो विस्तार हो रहा है। प्लेट विवर्तनी जैसे सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों की पूर्व और वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित करते हैं कि प्लेटें हैं वो प्लेटें खिसकती हैं। पूर्व के सिद्धांतों में सुधार कर महासागर व महाद्वीप गति के सिद्धांतों को मजबूती प्रदान की गई। फिर अल्फ्रेड वेगनर जो थे जर्मनी के, उन्हें महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया कि महाद्वीप विस्थापित होते हैं। तो इनके अनुसार क्या है, उन महाद्वीपों की क्षैतिज गतिशील और महाद्वीप विस्थापन की संकल्पना को 1912 में वेगनर द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत की मान्यता थी कि पृथ्वी की आकृति में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः महाद्वीपों के स्थानांतरण के कारण होते हैं। वेगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 2 तथ्य के आधार पर दिया कि मतलब विस्थापित होती है कि नहीं होती। तो पहले तो यही मालूम नहीं था, तो विस्थापित होती दिखाया। देखो ये गोंडवाना लैंड है यहाँ और अंगारालैंड है, लोरेशिया कहा गया इसे। प्रथम अत्यधिक दूरी पर स्थित महाद्वीपों की उपस्थिति जीवाश्मीय अवशेष भौगोलिक निर्माण में आश्चर्यजनक समरूपता दिखाई पड़ती है। तो जीवाश्मीय अवशेष हैं और भौगोलिक निर्माण क्रिया है, तो यहाँ आश्चर्यजनक समरूपता दिखाई देती है। यहाँ फिर वेगनर पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जलवायु को समझने में असमर्थ थे। वे किसी भी प्रकार की जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य का प्रमाण नहीं खोज पाए। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि महाद्वीपों का विस्थापन ही एक जलवायविक दशा का कारण हो सकता है। तो महाद्वीप जो जलवायु बदलती है, तो वो कैसे होता है जलवायु परिवर्तन, तो मतलब महाद्वीप विस्थापित हो जाते होंगे, इसलिए वहाँ की दशाएं बदल जाती होंगी। उन्होंने ये संकल्पना दी। यह सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों के वितरण से संबंधित था। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक ही भूखंड से जुड़े हुए थे। वेगनर के अनुसार आज ही महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे। यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने एक बड़े महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया, और पेंजिया का अर्थ संपूर्ण पृथ्वी का विशाल महासागर को, विशाल जो महासागर था उसको पेंथलासा कहा जाता था, जिसका अर्थ है जल ही जल। तो स्थल भाग को ने पेंजिया और सागर को पेंथलासा कहा। वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीपीय पेंजिया का विभाजन आरंभ हो गया, और पेंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीपों में यानी लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड में क्रमशः उत्तर और दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभाजित हो गया। तो उत्तर का भाग लॉरेंसिया अंगारा लैंड और दक्षिण का गोंडवाना लैंड हो गया। इसके बाद लॉरेंसिया और गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बट गए और आज महाद्वीप के रूप में हैं। तो इन्होंने यही बताया है। प्रसार संबंधी बल, तो वेगनर के अनुसार मतलब किस तरह से मतलब प्रसार हो रहा है महाद्वीपों का, तो उन्होंने 2 कारण बताए हैं। पहला ध्रुवीय, पोलर या ध्रुवीय कहते हैं उसे
फ्लीइंग बल, फिर ज्वारीय बल बताया है। ध्रुवीय फ्लीइंग बल यानी पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। दूसरा बल वेगनर के महोदय ने सुझाया कि यह ज्वारीय बल है, जो सूर्य चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागरों में ज्वार पैदा होते। तो एक तो पृथ्वी के घूमने का उत्पन्न होता वाला बल है, और एक चंद्रमा के और सूर्य के आकर्षण के कारण ज्वार वाला बल। इन्होंने इनका दो कारण बताए थे। तो वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए होंगे। ये परंतु यद्यपि ये बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों बलों को महाद्वीप विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं। कितने बड़े महाद्वीप को कैसे दोनों बल मत कर सकते हैं। महाद्वीप विस्थापन के पक्ष में प्रमाण, तो महाद्वीप का बस विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ, तो इस बात के प्रमाण बताए उन्होंने। महाद्वीप के यानी समान स्थिति, तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के आमने सामने के तटों में अद्भुत समानता दिखाई देती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि पहले ये आपस में जुड़े हुए थे। इस प्रकार उत्तरी अमेरिका, पूर्वी तट, यूरोप के पश्चिम तट के साथ समानता स्थापित की जा सकती है। फिर पूर्वी अफ्रीका, जो अफ्रीका का पूर्वी भाग है, तो पूर्वी अफ्रीका में इथोपिया, इरिट्रिया का उभार पश्चिम भारत और पाकिस्तान की तटरेखा से संयुक्त किया जा सकता है, तथा ऑस्ट्रेलिया को बंगाल की खाड़ी में जोड़ा गया है। फिर वेगनर ने इसे साम्य स्थापना का नाम दिया है। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, तो आधुनिक समय में विकास की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से महासागरों, महाद्वीपों के चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जाता है। तो रेडियोमेट्रिक जो काल निर्धारण है, तो उससे चट्टानों की आयु का पता चल जाता है। तो 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राजील तट पर और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिली है। तो 200 करोड़ की जो चट्टानें हैं वो ब्राजील में मिली हैं और अफ्रीका के पश्चिम तट पर मिली हैं, जो आपस में मेल खाती हैं। फिर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप, जो समुद्र में उस समय निक्षेप हुए थे, जो ऐसे काल के हैं, जिससे पता चलता है कि एक समय में ये पहले महासागर की उपस्थिति वहाँ नहीं थी, यानी जो बीच में अटलांटिक महासागर है वहाँ उपस्थित नहीं था और दोनों एक हो गए थे। फिर टीलर, तो टीलर वे अवसादन टिलाइट वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिम निक्षेप से निर्मित होती हैं। तो हिमालय जब निक्षेप होता है, हिमानी बनी रहती है, तो उससे निर्मित होती हैं टिलाइट। तो भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तटीय गोंडवाना श्रेणी जो है वो तलछटों के प्रतिरूप यानी दक्षिणी गोलार्ध में 6 विभिन्न स्थल खंडों से मिलते हैं। तो भारत के जो गोंडवाना श्रेणी के जो तलछट हैं वो दक्षिणी गोलार्ध के 6 स्थल खंडों से उससे मेल खाते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार पर तल में घने टिलाइड हैं और जो विस्तृत लंबे समय तक हिम आवरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं कि हिमाच्छादन रहा होगा। इस क्रम के प्रतिरूप में भारत के अतिरिक्त अफ्रीका और फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया में शामिल हैं। तो ये सारे द्वीप में इस तरह की चीज़ें मिली हैं। गोंडवाना शैली के तटछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि स्थल खंडों के इतिहास में भी समानता रही हुई है। स्थल खंड सबका एक सा रहा होगा। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीप के विस्थापन में स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती हैं कि पहले ये एक रहे होंगे, तभी वहाँ ऐसे निक्षेप साथ में सब जगह मिलते हैं। फिर प्लेट निक्षेपण, प्लेसर निक्षेपण, तो प्लेसर में क्या है कि घाना तट जो है अफ्रीका में, घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति और उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति। और एक आश्चर्यजनक तथ्य है, सोना युक्त शिलाएं जो
चट्टानें हैं ब्राजील में पाई जाती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप हैं वो ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे जब दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े होंगे। फिर जीवाश्मों का वितरण के आधार पर यदि इस अवरोधों के दो विपरीत किनारों पर जल स्थल में पाए जाने वाले पौधों जंतुओं समान प्रजातियां पाई जाती हैं, तो बीच में अगर सागर है और इस तरफ दोनों तरफ ये किनारे पर क्या है, इस जल और स्थल में पाए जाने वाले जो पौधे हैं जंतु हैं उनकी प्रजातियां समान हैं, तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्या उत्पन्न होती है कि किस तरह से वो एक दूसरी जगह से समुद्र के बीच से गए होंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य है कि लेमूर यानी भारत, मेडागास्कर अफ्रीका में मिलते हैं। तो ये सारे अवशेष कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो भारत, मेडागास्कर अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन 3 स्थलों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड यानी लेमूरिया की उत्पत्ति को स्वीकार किया कि एक साथ जुड़े होंगे और लेमूरिया बना होगा। फिर मेसोसोरस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते हैं। तो मेसोसोरस नाम के जो रेंगने वाले जीव केवल खारे पानी में रह सकते हैं। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के कैंप प्रांत और ब्राजील के इरावार सेल समूह में ही मिलते हैं। ये दोनों स्थल आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इनके बीच एक महासागर भी विद्यमान है। तो कैसे जिस चीजें एक दूसरे पर गई होंगी। तो समान विस्थापन वेगनर के सिद्धांत का मूल तत्व महाद्वीपों की स्थापना है, परंतु कई विद्वानों ने त्रुटिपूर्ण बताया कि उन्होंने कहा वेगनर ने कि महाद्वीप जो है समस्थापना यानी महाद्वीपों की समान स्थिति की व्याख्या की है कि साथ में होंगे ये, परंतु उनकी त्रुटि बताई गई है। विचार को जो त्रुटिपूर्ण विचार बताए गए हैं। साम्य स्थापना किसी सीमा तक ही शुद्ध है यानी थोड़ी सीमा तक ही शुद्ध है। यदि दक्षिण अमेरिका को गिनी के तट से मिलाया जाए तो उनमें 15 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो ये इसकी कमियां निकालने लगे वेगनर की। विस्थापन की दिशा में असहमति यानी वेगनर ने विस्थापन के लिए 2 दशाओं का वर्णन किया, जो एक विस्थापन यानी पश्चिम की ओर तथा दूसरा भूमध्य रेखा की ओर। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय, आल्प्स, रॉकी पर्वत श्रेणियां, पूरब और पश्चिमी द्वीप समूह ऐसे विस्थापन की बाह्य सीमाएं हैं। तो मतलब जो विस्थापन अगर होता भी है तो उसमें हिमालय है, आल्प्स पर्वत और रॉकी पर्वत इनकी व्याख्या नहीं हुई है विस्थापन के कारण। तो विस्थापन से बाहर की सीमाएं हैं। महाद्वीपों का वर्तमान जो विस्तरण है उनमें विस्थापन के अनुकूल नहीं है। वेगनर की मानता है कि महाद्वीपों का एक विस्थापन भूमध्य रेखा की ओर हुआ। तो आलोचनाएं हैं ये सारी, पहली आलोचना होती है, दूसरी है, तीसरी है। तो वेगनर कहते हैं कि महाद्वीपों का विस्थापन भूमध्य रेखा की ओर हुआ, सारे महाद्वीप भूमध्य रेखा की ओर गए। यदि यह सत्य है तो अधिकांश महाद्वीपों को भूमध्य रेखा के पास एकत्र होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं है, सब अपनी अलग अलग जगह पे है। उत्तर की ओर ज़्यादा है। विस्थापन के लिए शक्तियों का अपर्याप्त होना। पश्चिमी दिशा भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन के लिए वेगनर ने जिन शक्तियों का उल्लेख किया है विद्वानों ने बहुत ही अपर्याप्त बताया है, इसकी कड़ी आलोचना भी की है। महाद्वीपों का पश्चिम की ओर विस्थापन करने के लिए वेगनर ने जिस ज्वारीय शक्ति का वर्णन किया वह निरंतर ही असंभव है, मतलब वो असंभव है, ज्वारीय शक्ति इतनी नहीं होती। यदि इसे संभव मान भी लिया जाए तो एक वर्ष में पृथ्वी के घूर्णन को बंद कर देगी। अगर ऐसा होगा भी तो पृथ्वी एक वर्ष के लिए घूर्णन बंद कर देगी तब। फिर वनस्पति संबंधी आपत्तियां हैं। तो कार्बोनिफेरस युग में हिम प्रवाह के साथ साथ वेगनर ने इस काल की
सेप्टिस वनस्पति के चिन्ह भारत जो वनस्पति थी, तो उसके संबंध में वैज्ञानिकों ने उसकी रिसर्च की तो बताया कि वे वनस्पति के तहत भारत, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, फॉकलैंड द्वीप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया में फैले बताए गए हैं। वैज्ञानिकों ने इस तथ्य को निराधार बता दिया कि जो यहाँ वहाँ फैले हैं ये वनस्पतियाँ जिन्हें केवल वेगनर ने बताए हुए स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी पाए गए हैं। तो सामान्य बात लगी। फिर समय संबंधी आपत्ति, कई वैज्ञानिकों ने वेगनर सिद्धांत के विरुद्ध समय संबंधी आपत्ति बताई है। वेगनर ने माना है कि पेंजिया का विघटन पुराजीवी काल में शुरू हुआ। तो पेंजिया का विघटन उन्होंने पुराजीवी काल में बताया। तो विद्वानों को आपत्ति है कि इस युग में पहले इसे किस शक्ति ने जोड़ रखा था। पहले कौन सी शक्ति थी जो जोड़ रखी थी? तो महासागरीय आधार स्थल का मानचित्रण। तो इस तरह वेगनर के सिद्धांत की आलोचनाएं होंगी, उनकी बातों को गलत भी कहा गया क्योंकि पूरी तरह से सही नहीं साबित कर पाए। फिर महाद्वीपीय आधार स्थल का मानचित्रण। तो महासागरों की बनावट और आकार विस्तृत शोध यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का आधार तल एक विस्तृत मैदान नहीं है, वरन उसमें भी उच्चवच पाए जाते हैं। तो महासागर है जो केवल मैदान नहीं है महासागर के अंदर, बल्कि और भी चीजें हैं। युद्धरत काल में महासागरीय आधार तल के निरूपण अभियानों ने महासागरीय उच्चवच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान की। तो जब युद्ध चल रहे थे बड़े वाले विश्व युद्ध वाले, तब उस समय महासागरों की नीतल की वो जांच हुई। यह उल्लेखनीय है कि इसके आधार तली में जलमग्न पर्वतीय कटक, तो महासागरों के अंदर भी पर्वत पाए जाते हैं, उन्हें कटक, और गहरी खाइयाँ जो महाद्वीपों के किनारे पर स्थित हैं। तो इस तरह खाइयाँ ही पाई जाती है। फिर मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रियता पाई जाती है। तो मध्य अगर समुद्र के बीच में कटक है तो ये ज्वालामुखी के कारण होंगे तो उनमें सक्रियता है। महासागरीय पट्टी की चट्टानों के काल के निर्धारण। तो महासागर की जो पेटी है तो पट्टी है, तो उसमें चट्टानें हैं जो, तो उसके समय निर्धारण के लिए निर्धारित करने ने यह तथ्य स्पष्ट किया है कि महासागरों के नीतल की चट्टानें, जो सागर है उसके तल जो है उसकी चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। तो महासागर में जो चट्टानें हैं वो अभी नवीन हैं और महाद्वीपों की पुरानी है। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बाहर बराबर दूरी पर स्थित हैं, उनकी आयु व संरचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई गई है। महाद्वीपीय आधार तल की बनावट, के आधार तल किस तरह बना हुआ है? तो गहराई व उच्चवच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। महाद्वीपीय सीमा, यह महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। तो महाद्वीप के जो किनारे होते हैं और जो गहरी बेसिन होती है, तो गहरी बेसिन के बीच के भाग हैं महाद्वीपीय सीमा। इसे महाद्वीपीय सीमा में कौन आता है? तो मग्न तट आएंगे, मग्न ढाल आएंगे, महाद्वीपीय उभार और गहरी खाइयाँ आदि शामिल हैं। तो इसमें गहरी खाइयाँ भी है, मग्न, सबसे पहले तट मिलता है, फिर ढाल मिलता है, फिर ढाल के बाद है जो गहरी खाइयाँ भी मिलती हैं, बीच में कुछ उभार भी मिलते हैं इस तरह। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं महाद्वीपीय सीमा में। अब वितलीय मैदान, तो ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। तो महासागर है यहाँ पर, तो महासागर के तट के पास जो है, तटों के पास मैदान होंगे और महासागरीय कटक जो बीच में कटक हैं, तो कटक के आसपास भी मैदान होंगे और पाए जाते हैं, जहां महाद्वीप से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों के दूरस्थ निक्षेप होते हैं। तो महासागर जो तटी नदियां आती हैं तो वो इसको लाती हैं, निक्षेप कर देती हैं यहाँ। फिर मध्य महासागरीय कटक, तो मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। महासागरीय जल में डूबी हुई यह पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। इन कटकों के मध्यवर्ती
मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक विभंजक पठार तथा इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्वमंडल इसकी विशेषता है। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी है। अब संवहन धारा सिद्धांत। तो संवहन धारा सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने किया था। तो महाद्वीप की जो धाराएं हैं संवहन धारा, तो 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने किया था। इनके अनुसार पृथ्वी के मेंटल भाग में रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन से उत्पन्न तापीय भिन्नता के फलस्वरूप संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो 1930 में आर्थर होम ने किया था और इन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो मेंटल है बीच वाला भाग, उसमें रेडियोएक्टिव तत्व पाए जाते हैं और ये विघटित होते रहते हैं, तो उसके कारण ताप में भिन्नता उत्पन्न होती रहती है और उसी से संवहन धाराएं उत्पत्ति होती है जो समुद्र में लावा की तरह इस तरह से पृथ्वी के होती हैं। एवं पृथ्वी के आंतरिक भागों से चलकर लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल से टकराती हैं और दो भागों में बढ़ जाती हैं। तो स्थल मंडल से टकराती हैं ऊपरी और इसे दो भागों में बांट देती हैं। जहाँ पर ये एक संवहनीय धाराएं टकराती हैं वहाँ भाग कमजोर हो जाता है और कालांतर में संवहन धाराएं अपने प्रवाह के कारण लिथोस्फीयर को विघटित कर देती हैं। तो संवहन धाराएं चलती रहती हैं समुद्र में इस तरह से नीचे से ऊपर प्लेटों के पूरे इस तरह से, और तो उसे विघटित कर देती हैं जिससे महाद्वीपीय विखंडन होता है। होम्स ने स्पष्ट किया है कि पृथ्वी के मेंटल में संवहन धाराओं का एक तंत्र विकसित होता है। तो मेंटल बीच वाला भाग है, संवहन धाराओं का एक तंत्र होता है वहाँ, जिसके परिणाम स्वरूप स्थल खंडों में एक प्रकार का प्रवाही बल कहते हैं। इसके सहारे महाद्वीप संचलन की क्रिया संपन्न होती है। तो इसी के सहारे महाद्वीप क्या होते हैं, चलते हैं। फिर जब वायु या तरल राशि गर्म होकर एक सतत धारा के रूप में ऊर्ध्वाधर दिशा में बहती है तो उस प्रवाह को संवहन धारा कहते हैं। तो संवहन धारा यानी तरल या गर्म राशि जब सतह से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर बहती है तो उसे संवहन कहते हैं, संवहन धारा कहते हैं। सागर नितल प्रसारण सिद्धांत, कि सागर का नीतल कैसे प्रसारित हो रहा है। तो समुद्र तल के प्रसार परिकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1960 में प्रोफेसर हैरी हेस ने किया था कि सागर का नीतल प्रसारित हो रहा है। तो प्रोफेसर हैरी हेस ने किया था। द्वितीय महायुद्ध के समय तथा उसके बाद के अनुसंधान के कारण इस समय एक समुद्र तल संबंधी ज्ञान में बहुत वृद्धि हो चुकी थी। तो जब द्वितीय महायुद्ध हो गया था, विश्व युद्ध, तो समुद्र के तल के संबंध में बहुत ज़्यादा तकनीकी ज्ञान विकसित हो चुका था। विशेष रूप से 1960 तक समुद्र तल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां थीं। तो समुद्र तल के नीचे भूपटल की मोटाई केवल 6 से 7 किलोमीटर जबकि महादेशों के नीचे भूपटल की मोटाई 30 से 40 किलोमीटर है। यानी जो जमीन है भूमि, तो ऊपरी वाली तो भूमि जो है वो महाद्वीपों की समुद्र के नीचे कम है, 6 से 7 है ये, जबकि महाद्वीप जो है द्वीप बने हैं जो उसमें 30 से 40 है, तो वहाँ ज़्यादा है। फिर पूरब में केवल मध्य अटलांटिक कटक के बारे में जानकारी थी। पहले केवल जो अटलांटिक कटक जाता है ऐसा आकार का, उसी के बारे में जानकारी थी, किंतु बाद में देखा गया कि मध्य सागरीय कटक न केवल अटलांटिक में बल्कि सभी महासागरों में पाए जाते हैं। इनके शिखर गहरे सागरीय मैदान में 2 से 3 किलोमीटर ऊंचे, यानी गहरे जो सागर होते हैं उनमें 2-3 किलोमीटर तक ऊंचे पाए जाते हैं। इन कटकों में बड़े पैमाने पर भ्रंशन या ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण है। या तो भ्रंश मतलब यहाँ हो गए होंगे, प्लेटें इस तरह से जा रही हुई तो यहाँ लावा निकल गया होगा तो भ्रंश हो गया हो, या ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण है। तो ज्वालामुखी से लावा निकला होगा तो वो भी वो अक्सर भूकंप भी यहाँ आते रहते हैं समुद्र में। तरह सागरी चट्टानें कहीं जो सागर की चट्टानें कहीं भी क्रिटेशियस काल से अधिक पुरानी नहीं पाई गई हैं। तो सागर तल की जो चट्टानें हैं, सागर तल की चट्टानें क्रिटेशियस काल से अधिक पुरानी नहीं पाई गई हैं। क्रिटेशियस काल में लगभग 135 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। तो सागर की चट्टानें वो नवीन दिखती हैं। इस तथ्य के आधार पर निष्कर्ष है कि समुद्र तल प्राचीन और
सुसुप्त नहीं है, यानी प्राचीन काल से एक जैसा नहीं है और न मतलब पुराना है, बल्कि पृथ्वी का संभवतः सबसे अधिक सक्रिय और युवा भाग है। तो ये पृथ्वी का युवा भाग कौन है? सागर है। फिर क्योंकि वहाँ की जो चट्टानें मिली वो नवीनतम है। हैरी हेस ने यह प्रस्ताव, हैरी हेस जो वैज्ञानिक है, उन्होंने प्रस्तावित किया कि समुद्र तल गतिशील है और महासागरीय कटकों पर समान धाराओं द्वारा पृथ्वी के मेंटल से गर्म मैग्मा ऊपर उठता है। तो समान धाराएं जो चलती है नीचे, उसके कारण पृथ्वी पे ऊपर की ओर मैग्मा उठता है। मैग्मा उठने से वहाँ से दोनों किनारों की ओर फैल जाता है। तो मैग्मा उठता है और दोनों किनारों की ओर फैल जाता है और फिर महादेशों के किनारों पर स्थित टेंचों में जाकर विलीन हो जाता है। तो महासागर है तो महादेशों के किनारे पर जाकर विलीन हो जाता है। इस प्रकार विधि द्वारा महासागरों के तल का निर्माण होता है। तो इस महासागर के जो तल है वहाँ निर्माण हुआ है, अर्थात महासागरीय तल अपेक्षाकृत नवीन आकृति है जिसका मध्य महासागरीय कटकों पर नव निर्माण होता है। तो उसी तल में कटक भी बन जाते हैं। उत्तर पार्श्वक प्रस्ताव द्वारा जो निरंतर प्रस्ताव द्वारा फैलती रहती है, फिर टेंच प्रणालियाँ में नष्ट हो जाती हैं। महाद्वीपी प्राचीन होने के बावजूद मेंटल पर संवहन धाराओं के साथ निष्क्रिय ढंग से प्रवाहित होते रहते हैं। तो जो मेंटल है, संवहन धाराएं जो होती हैं वो चलती रहती है, लेकिन उसके बाद भी महाद्वीप क्या होते हैं? प्राचीन काल से निष्क्रिय ढंग से उसके ऊपर प्रवाहित होते रहते हैं, महाद्वीप उन धाराओं के ऊपर। प्लेट वर्तनिकी का सिद्धांत, यानी प्लेटें किस तरह की सकती हैं, ये सिद्धांत दिया है। तो यह सिद्धांत महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत पर पूरा चुंबकत्व या सागर नीतल प्रसारण आदि सिद्धांतों को सम्मिलित रूप है कि सागर का नीतल है वो प्रसारित हो रहा है और महाद्वीप का विस्थापन हो रहा है। ये सारी सब सवालों के उत्तर इसी में मिलेंगे, प्लेट परिवर्तन में। अतः इस सिद्धांत का परिवर्तन है जो प्रतिपादन का श्रेय एक व्यक्ति को दिया जाना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि 1967 में 1967 था, तो 1967 में मैकेंजी और मॉर्गन तथा पार्क ने प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर प्लेट परिवर्तन की व्याख्या की है। जो सिद्धांत मिले उन्हें, उन्हीं के आधार पर उन्होंने इसकी व्याख्या कर दी। इस सिद्धांत के माध्यम से महाद्वीप विस्थापन के साथ जब महाद्वीप विस्थापित होते हैं तो उसमें भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण जैसी प्रक्रियाओं आदि में व्याख्या की जा सकती है कि जब महाद्वीप विस्थापित होते हैं, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं और पर्वत का निर्माण भी होता है। तो प्लेट वर्तनी क्या है? पृथ्वी का बाह्य भाग दृढ़ खंडों का बना है और इन दृढ़ खंडों को प्लेट कहते हैं। तो बाहरी भाग है जो दृढ़ खंड होता है और दृढ़ खंडों को प्लेट कहते हैं। पृथ्वी पर स्थल मंडल कई प्लेटों से बना हुआ है। पृथ्वी का जो स्थल भाग है वो कई प्लेटों में बना हुआ है। स्थल मंडल में पेटी तथा ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है। तो स्थल मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो स्थल मंडल की पेटी में ऊपर का जो मेंटल वाला भाग है वो शामिल होता है। इसकी मोटाई जो है बाह्य खंड की मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर तक होती है। यानी महाद्वीप वाला भाग जो क्रिस्टल ऊपर बटी थी उसमें 5 और नीचे तक जो समुद्र है स्थल मंडल में तो 100 किलोमीटर तक है। फिर महाद्वीपी भागों में महाद्वीप जहाँ शुरू होते हैं वहाँ 200 किलोमीटर होती है। किसी भी प्लेट के पट्टी जो कोई प्लेट होती है तो प्लेट की पट्टी महाद्वीपीय और महासागरीय अथवा दोनों ही प्रकार की हो सकती है। तो महाद्वीप की जो पट्टी होती है तो महाद्वीप वाली भी हो सकती है और महासागर वाली भी हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती है। सभी प्लेटें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्बलता मंडल पर भिन्न भिन्न दशाओं में भ्रमण करती हैं। तो प्लेटें हैं तो दुर्बलता मंडल यानी जो तरल होता है मैग्मा यहाँ पर मध्यमंडल में, तो मध्यमंडल के ऊपरी भाग वाला है दुर्बलता मंडल। यहाँ पर भिन्न भिन्न दिशाओं में प्लेटें घूमती रहती हैं और भ्रमण के लिए ऊर्जा और पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊष्मा के भिन्नता के कारण, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग होते हैं वहाँ से ऊष्मा भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली संवहन धाराओं से
तो ऊष्मा विभिन्नता के कारण समान धाराएं बनती हैं और समान धाराओं से प्राप्त होती हैं। प्लेट वर्तनी के प्रमुख लक्षणों को उपयुक्त चित्र में दर्शाया गया है। तो प्लेटें भी खिसकती रहती हैं। अब पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट वर्तनी कहते हैं। ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप और महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ स्थानांतरित करती हैं। यानी प्लेटें जब यहाँ से वहाँ जाती हैं तो उसके ऊपर जो महाद्वीप हैं और महासागर बने हैं वो भी बदलते हैं। प्लेट वर्तनी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी स्थल मंडल पर 7 प्रमुख प्लेटें हैं। कुछ छोटी छोटी प्लेटों में भी व्यक्त किया गया है। नवीन बलित पर्वत श्रेणियाँ और खाइयाँ और भ्रंश इन प्रमुख प्लेटों के सीमांकित होते हैं। यानी इन प्लेटों की सीमा पर बनते हैं पर्वत, खाई, भ्रंश। एक विवर्तनीय प्लेट जिसे लिथोस्फीयर प्लेट भी कहा जाता है ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीप और महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना। तो महाद्वीप जो होते हैं उनसे और महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बना होता है। ये प्लेटें ध्रुवता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। तो ध्रुवता मंडल होता है जो एस्थेनोस्फीयर, तो उसके ऊपर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज रूप में यहाँ से वहाँ इस तरह चलती हैं। स्थल मंडलों में भूपर्पटी ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है। तो स्थल मंडल कौन है? तो स्थल मंडल में भूपर्पटी होती है और मध्य जो मेंटल होता है तो मेंटल का ऊपरी भाग होता है स्थल मंडल में शामिल। इसकी मोटाई महासागरों में 5 से 10 किलोमीटर होती है। एक प्लेट को महाद्वीप या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है जो उस बात पर निर्भर करती है कि उस प्लेट का अधिकतम भाग क्या है। अधिकतम भाग अथवा महाद्वीप से संबंधित है। उदाहरण के लिए प्रशांत प्लेट तो महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है क्योंकि अधिकांश भाग महाद्वीप का है। तो प्रमुख प्लेटों के निम्नलिखित हैं, जैसे अमेरिका की प्लेट है, अफ्रीका की प्लेट है, यूरेशिया प्लेट है, तो अंटार्कटिका प्लेट है, प्रशांत प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, ये प्लेट है। फिर छोटी प्लेटों में नज़्का प्लेट है जो छोटी छोटी पाई जाती हैं, ये पूरी प्रशांत प्लेट वाली है नज़्का प्लेट। फिर कोको प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, स्कोशिया प्लेट, कैरेबियन प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, फिर सोमालिया बर्मी प्लेट इत्यादि प्रमुख हैं। प्लेटों के किनारों पर भूगर्भिक क्रियाओं के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इन्हीं के किनारों के सहारे भूकंप और ज्वालामुखी तथा विवर्तनीय घटनाएं घटित होती हैं। तो प्लेटें होती हैं तो इनके किनारे पर भूकंप भी आते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होता है या विवर्तन क्रियाएं घटित होती है। सामान्य रूप से प्लेटों के किनारे को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो रचनात्मक किनारा या अपसारी प्लेट, तो प्लेटों में रचनात्मक किनारा है। ये तापीय संवहन तरंगों की ऊपरी मुखी स्तंभों के ऊपर अवस्थित होता है। तो तापीय जो संरचनात्मक किनारा कैसा होता है? अपसारी प्लेट कहते हैं संरचनात्मक किनारा में। तो जो तरंगें होती हैं अपसारी प्रमुख स्तंभों के ऊपर अवस्थित होती हैं। इसके कारण 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं। तो एक दूसरे के विपरीत जाना है, इस साइड विपरीत दिशा में गति करती हैं। दोनों के मध्य एक भ्रंश या दरार पड़ जाती है और जिसके सहारे स्फीयर का मैग्मा ऊपर आता है और ठोस होकर नवीन भूपर्पटी का निर्माण करता है। अतः ये प्लेट अपसारी प्लेट कहलाती है। अपसारी यानी दूर दूर जाती हैं और उसके कारण प्लेट का निर्माण हो जाता है। इस तरह की घटना मध्य महासागरीय कटकों के सहारे घटित होती है। मध्य अटलांटिक कटक इसका प्रमुख उदाहरण है। फिर विनाशात्मक किनारा या अभिसारी, ये तापीय संवहन तरंगों के अधोमुखी स्तंभों के ऊपर अवस्थित होते हैं। यानी इसमें 2 प्लेटें अभिसारित होती हैं, यानी पास आपस में टकराती हैं, पास आके टकराती हैं। इस प्रक्रिया से अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाए। तो अधिक घनत्व वाली जो होती है, अधिक घनत्व वाली कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे
क्षेपित हो जाती है। इस क्षेपण से बनी मेखला या बनी बोनी ऑफ जॉन कहते हैं। चूंकि यह प्लेट विनाश होता है, प्लेटों का यहाँ विनाश होता है, इसे विनाशात्मक किनारा कहते हैं। ऐसी प्लेटें अभिसारी प्लेटें कहलाती हैं। अभिसरण के यानी पास पास आने के वर्ण बनी। अभिसारी प्लेटों के की अंतःक्रिया को 3 दशाओं में हो सकती है। तो अभिसारी जो है प्लेट 3 दशाएं हो सकती हैं। जब एक अभिसारी प्लेट महाद्वीपीय और दूसरी महासागर, अभिसरण किस तरह से होता है, दोनों पास पास आती हैं, तो एक महाद्वीपीय हो एक महासागरीय हो। तो महासागरीय प्लेट अधिक भारी होने के कारण महाद्वीपीय प्लेट के नीचे स्थापित हो, सागर वाली नीचे जाएगी। और जिसमें गर्त का निर्माण होता है, उसमें अवसादों के निक्षेपण जमाव बलन से मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो जाता है। तो जो गर्त बनते हैं वहाँ मोड़दार, फिर बाद में पर्वत भी बन जाते हैं। रॉकी एंडीज पर्वत ऐसी बेनी ऑफ जॉन में पिघला हुआ मैग्मा है। तो एंडीज पर्वत बनी और एंडीज पर्वत और रॉकी पर्वत हमें उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका में, तो इस तरह से बनती हैं। तो यहाँ अभिसारी प्लेटें हैं जो महाद्वीपीय प्लेट है और दूसरी महासागरीय होती हैं। तो ये महासागरीय प्लेटें अधिक भार वाली जो होती हैं, महासागर वाली प्लेटें महाद्वीप प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती हैं और गर्त का निर्माण करती हैं। इनके से मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो जाता है। रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, बेनी ऑफ जॉन में पिघला हुआ मैग्मा भूपटल को तोड़ता हुआ ज्वालामुखी का प्रमुख उदाहरण है। उदाहरण के लिए अमेरिकी प्लेट पश्चिम किनारे पर पर्वतों का निर्माण हुआ है, वहाँ अक्सर ज्वालामुखी उद्गार देखे जाते हैं। एंडीज पर्वत के आंतरिक भागों में पोटोपेक्सी यानी कोटापेक्सी और चिम्मेराजो प्रमुख ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अतः इस क्रिया अंतःक्रिया द्वारा समझा जा सकता है। फिर है जब दोनों प्लेटें महासागरीय हों, जब दोनों प्लेटें महासागरीय हों तो अवक्षेपण बड़ी व भारी प्लेट का धसा होता है। तो जो भारी होगी वही धसेगी और एवं महासागरीय गर्त और ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला सी बन जाती। तो द्वीप भी बन जाते, महासागरीय गर्त बनेंगे, ज्वालामुखी के द्वीप बनेंगे। प्रशांत प्लेट, जापान सागर प्लेट, फिलीपींस प्लेट अभिसरण क्रिया के द्वारा समझे जा सकते हैं। तो समुद्री प्लेट हैं जापान वाली, फिलीपींस वाली। और है जब दोनों प्लेट महाद्वीपीय हों तो इसे बेनी ऑफ जॉन क्षेत्र में क्षेपण इतना प्रभावी नहीं हो पाता कि ज्वालामुखी उत्पन्न हो सके। दोनों महासागरीय महाद्वीपीय वाली होती है तो ज्वालामुखी उत्पन्न नहीं हो पाते, परंतु ये क्षेत्र भूगर्भिक रूप से अस्थिर होते हैं। यहाँ बड़े मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। तो मोड़दार पर्वत बनते हैं जैसे हिमालय। फिर यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से टेथस भूसन्नति के अवसादों के बलन व प्लेटीय किनारों के मोड़ से उत्पन्न हिमालय पर्वत का उदाहरण है, इस संदर्भ में दिया जा सकता है। फिर संरक्षी किनारा, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं, तो दोनों प्लेटें हैं एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं इस तरह से और इस तरह से, तो उनमें अंतःक्रिया नहीं पाई जाती, संरक्षी किनारा कहते हैं। यहाँ रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है। इस सीमा के सहारे ना तो प्लेटों का क्षय होता ना कोई क्रिस्ट का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया के निकट निर्मित सान एंडियास फॉल्ट प्लेट प्रवाह दर्रे, फॉल्ट प्लेट होती है और प्रवाह दर्रे सामान्यतः उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पेटी में जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर है। प्लेट प्रवाह दर्रे क्या है, तो सामान्यतः उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पेटियां जो मध्य महासागर में कटक के समानांतर हैं। प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिकों के लिए यह सहायक सिद्ध हुई हैं। प्रवाह की ये दरें बहुत भिन्न हैं। आर्कटिक कटक की प्रवाह दरें सबसे कम है, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम है। फिर ईस्ट द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागर उभार जो चिली से, तो ईस्ट जो प्रशांत महासागर है वहाँ उभार जो बने हुए हैं वहाँ उसमें चिली से
3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है। इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक है, इसे 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। अब प्लेटों को संचालित करने वाले बल कौन से हैं? तो मतलब किस तरह से प्लेटें जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। जिस समय वेगनर ने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी ठोस और गति रहित है पिंड है। यद्यपि सागरीय आधार तल का विस्तार और प्लेट वर्तनी दोनों सिद्धांतों ने, तो सागर तल का जो विस्तार हो रहा है, प्लेटों का विवर्तन हो रहा है, यानी एक तरह से जा रही हैं, तो इन सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया है कि पृथ्वी का धरातल भूगर्भिक दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान, यानी पृथ्वी का जो गर्भ है, अंदर वाला क्षेत्र, वो भी अस्थिर है, वो भी गतिशील है, और बाहरी प्लेटें भी प्लेटों का विचलन करती हैं। यह तथ्य आर्कटक सत्य है कि इनकी गति को प्रभावित करने वाले निम्न बल है। अब तो इनकी गति अगर गतिशील है तो कौन गति को प्रभावित करता है? तो पृथ्वी का घूर्णन जरूर इसे गति को प्रभावित करता होगा। तो गति है, तो इस गति में इस बल के कारण प्लेटों की गति का वर्णन सर्वप्रथम ऑयलर महोदय ने किया। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय भाग सर्वाधिक तीव्र गति से घूमता है। तो भूमध्य सागर वाला जो भाग है वो अधिक तेजी गति से घूमता है, अर्थात यह केंद्र प्रसारी बल ध्रुवों से अधिक होता है। तो केंद्र का जो प्रसार का बल है वो अधिक लगता है भूमध्य रेखा पर। इसी कारण यदि प्लेट ध्रुवीय भाग में स्थित है तो उसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र की ओर गति होती है। जो वेगनर बता रहे थे कि भूमध्य रेखा की ओर गति होती है, तो इसी के कारण होती है, क्योंकि यहाँ भूमध्य रेखा पर तीव्र गति से बल लगता है। और जैसा भारतीय प्लेट दक्षिणी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हुई है, इसी प्रकार इस बल के कारण ऐसी प्लेटें जो उत्तर में दक्षिण तक विस्तृत हैं और पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, तो जो उत्तर से दक्षिण तक हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, पश्चिम में ओर जाती हैं। जैसे अमेरिकी प्रशांत प्लेट, अमेरिका की जो है, अमेरिका और प्रशांत प्लेटों के पश्चिम की ओर गति होती है। तो अमेरिका की प्लेट है वो प्रशांत महासागर की ओर गति कर रही है, पश्चिम की ओर जाती है। अब है प्लूम। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चलती हैं। तो दृढ़ प्लेट है, उसके नीचे चट्टानें का वृत्ताकार रूप में घूम रही हैं, यानी ऊपर इस तरह प्लेट, ऊपरी प्लेट है, उसके नीचे इस तरह से चट्टान समान धाराएं चलती हैं और पदार्थ जो चट्टानी पदार्थ है इस तरह से घूम रहे हैं, इस तरह से। तो वृत्ताकार रूप में चलती हैं और उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है और धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो जो गर्म पदार्थ है ऊपर की ओर जाता है पृथ्वी में और धीरे धीरे ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है और फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यह चक्र बार बार दोहराया जाता है और वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह कहते हैं। ऊपर उठती तरंगों को प्लूमा कहते हैं। ऊपर जो तरंगें उठती हैं उन्हें प्लूमा कहते हैं, कहा जाता है। यह प्लेटों के संचलन का प्रमुख कारण है। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम हैं। तो पृथ्वी के भीतर जो ताप की उत्पत्ति होती है उसके क्या माध्यम है? तो रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय होना और अपशिष्ट ताप, अर्थात आर्थर होम ने सन 1930 में इस विचार को प्रतिपादन किया था कि इसके बाद हैरी हेस ने सागरीय तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया। तो पहले आर्थर ने बताया था, आर्थर होम ने, फिर हैरी हेस ने बताया। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व उष्ण मेंटल है जो प्लेटों को प्रभावित करता है, यानी स्थल मंडल के नीचे दुर्बलता मंडल है जो कि जहाँ प्लेटें क्या होती प्रभावित होती रहती हैं। भारतीय प्लेट का संचलन, यानी भारतीय प्लेट किस तरह से चलती रही है अब। तो भारतीय प्लेट का संचलन, भारतीय प्लेट प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया तक महाद्वीपीय भाग शामिल है। तो जो भारत की प्लेट है उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है और ये वाला प्रायद्वीप भाग भी भारत का उसी प्लेट में है। हिमालय पर्वत श्रेणी के साथ साथ पाए जाने वाला पृष्ठीय क्षेत्र
उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। तो उत्तर में इसकी सीमा हिमालय पर्वत बनाता है, जो महाद्वीपीय और महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है। तो महाद्वीप और महाद्वीप एक दूसरे के पास है और वो निर्माण हुआ, अर्थात दो महाद्वीपीय प्लेटों के सीमा से पूर्व दिशा में म्यांमार अराकानयुमा पर्वत से स्थित होते हुए चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। तो जो प्लेट है वो कहाँ तक है, तो म्यांमार के अराकानयुमा पर्वत है और जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तर तल है। तो पूरब की इसकी बहुत बड़ी सीमा है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया की पूर्व में तक जाती है और दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है। पश्चिमी सीमा पाकिस्तान और किरथर श्रेणियों का अनुसरण करती है। तो पश्चिम सीमा इसकी जो भारतीय प्लेट है उसकी पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो किरथर श्रेणी है वो बनाती हैं। आगे मकरान तट के साथ साथ होती हुई, तो मकरान तट है उसके साथ होती हुई दक्षिण पूर्वी चौगास द्वीप समूह के साथ लाल सागर द्रोणी में जा मिलती है। तो दक्षिण पूर्व में ये लाल सागर में द्रोणी में मिलती है। भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट के सीमा में भी महासागरीय प्लेट से निर्धारित होती है। एक अपसारी सीमा और लगभग संपूर्ण पूरब पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण के विस्तार तल में मिलती है। तो पूरा पश्चिम की ओर इंडियन प्लेट है और वो न्यूजीलैंड में जाकर मिल जाती है। भारत एक बृहद द्वीप था। तो भारत जो था वो बहुत बड़ा द्वीप था, जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। तो भारत एक द्वीप था, ऑस्ट्रेलिया तट के से दूर विशाल महासागर में था और लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले टेथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। तो भारत को एशिया महाद्वीप से टेथिस सागर अलग करता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया विभाजित हुआ था। तब भारत ने उत्तर की ओर खिसकना आरंभ किया और 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया। परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। आज से 14 करोड़ वर्ष पहले उस उपमहाद्वीपीय सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री अक्षांश तक स्थित था। तो पहले ये कहाँ था, तो दक्षिण में, बहुत ज़्यादा दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास था। इन दोनों प्रमुख प्लेटों को टेथिस सागर अलग करता था। तो ऊपरी वाली प्लेट और दक्षिण वाली प्लेट को टेथिस सागर अलग करता था और तिब्बतीय खंड एशियाई स्थल खंडों के करीब था। तो तिब्बत का जो खंड है वो एशियाई का करीब वाला हिस्सा था। फिर भारत प्लेट के एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह से भारत की प्लेट जब एशिया की प्लेट की तरफ प्रवाह हुआ तो ढक्कन टैप का निर्माण हुआ, आ रही थी तभी ढक्कन टैप का निर्माण हुआ। ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले हुआ। तो 6 करोड़ वर्ष पहले ढक्कन टैप बना और एक लंबे समय तक यह जारी रहा। यदि जारी रहा कि यह उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट था। तो महाद्वीप जो था उपमहाद्वीप भूमध्य रेखा के निकट था ये लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले और इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। तो 4 करोड़ वर्ष पहले ही हिमालय बना है। हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई अब भी बढ़ रही है। भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व की ओर गति के प्रमाण। तो भारत की जो प्लेट है, भारतीय प्लेट क्या है, उत्तर पूर्व की ओर गति के प्रमाण किस तरह से कैसे गति हुई है। तो भारतीय प्लेट के उत्तरी किनारे पर अभी भी प्लेट वर्तनी की दृष्टि से सक्रिय होना है। फिर हिमालय श्रेणी का वार्षिक दर से उत्थान, यानी हर वर्ष की तरह से अभी भी ऊपर की ओर बढ़ रही है। फिर अवसादी की गति, हिमालय पर्वत पाद के पास अधिक तथा दक्षिण पठार के पास कम होना है। तो अवसाद की जो गहराई है वो हिमालय की जो ट्रेंच के निर्माण है तो मैम पथ के पास अधिक है और दक्षिण पठार के पास कम है अवसाद की गहराई। छोटा नागपुर पठार के पूर्व और दक्षिणी कगार के सहारे कोयला पाया जाता है। तो छोटा नागपुर पठार है तो उसके पूर्व में कगारों के पास कोयला पाया जाता है, जो दर्शाता है कि इस
क्षेत्र में भूमध्य रेखीय वन आच्छादित होंगे। तो कोयला दामोदर घाटी में कहाँ से है, तो उस समय वहाँ भूमध्य रेखा पर बन रहे होंगे जो दब गए होंगे। फिर मध्य प्रदेश में भूमध्य रेखीय वन में कोकोनट प्रजाति वाले फलों को 7 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म पाया जाता है। तो भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के जो वन है उसमें कोकोनट प्रजाति के फल पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण गर्त भी हैं। तो गर्तों का जो निर्माण हुआ, तो गर्त मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में, फिर टोंगा प्रशांत महासागर में, फिर मिडनाओ प्रशांत महासागर में, फिर प्यूरी पोरिस्को अटलांटिक में है, रेस्मे दक्षिण अटलांटिक में, सुंडा पूर्व हिंद महासागर में, जावा के पास है सुंडा गर्त। तो ये गर्त हैं। अब प्रमुख प्लेटें कौन सी हैं, तो प्रशांत प्लेट है जो विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है। इस प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग घेरा हुआ है। यह प्लेट उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रही है, तो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रही है। फिर उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, तो उत्तरी अमेरिकी प्लेट विशाल महाद्वीप वाली प्लेट है, विस्तार है, और तथा यह उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिम भाग का अधिकांश भाग घेरे हुए है और पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रही है। तो ये भी पश्चिमी में आगे बढ़ रही है और उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग है। दक्षिण अमेरिकी प्लेट, तो दक्षिण अमेरिका की जो प्लेट है ये पूरे दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया महासागर के पश्चिम भाग में विस्तृत है। तो जो अमेरिका, दक्षिण अमेरिका दक्षिणी भाग तक विस्तृत है और यह भी पश्चिम दिशा में ही आगे बढ़ती है। अब है यूरेशियन प्लेट। यह प्रमुखतः महाद्वीपीय प्लेट है और जो यूरेशियन यूरोप और एशिया के अधिकांश भाग में विस्तृत है। तो यूरोप बना है इससे और एशिया का अधिकांश भाग बना है। फिर अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीका के संपूर्ण महाद्वीप और इससे संलग्न हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में विस्तृत भागों को घेरे हुए। तो अटलांटिक जो अफ्रीकन प्लेट है उसमें क्या है, अफ्रीका का पूरा भाग है, फिर हिंद महासागर कुछ भाग और अटलांटिक का कुछ भाग है। यह अपेक्षाकृत स्थल प्लेट है क्योंकि ये स्थल भाग अधिक है। फिर भारतीय प्लेट, हिंद महासागर के अधिकांश भाग प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया को घेरे हुए है। यह सामान्यतः उत्तर दिशा में आगे बढ़ती है। आर्कटिक प्लेट, समस्त आर्कटिक महाद्वीप तथा इसके इर्द गिर्द स्थित सभी समुद्री भागों में विस्तार है। तो आर्कटिक प्लेट जो महाद्वीपीय प्लेट है उसका कहाँ विस्तार है, तो उसका विभिन्न भागों दिशाओं में विस्तार है, समुद्री भागों में। नजका प्लेट, ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिम प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तो प्रशांत महासागर के पास है, पश्चिम की ओर है और दक्षिण अमेरिका के मतलब पश्चिम में पूर्व की ओर खिसक रही है और यह पूर्वी दिशा की ओर बढ़ रही है। अब है काकेस प्लेट, यह छोटी प्लेट है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। छोटी सी प्लेट है और दक्षिण अमेरिका में है और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम वाले भाग में है, उत्तर दिशा में आगे बढ़ रही है, ऊपर की ओर बढ़ रही है। फिर कैरिबियाई प्लेट, ये कैरिबियाई सागर में है और इसके किनारे ट्रांसफॉर्म भ्रंश प्रकृति के हैं, ट्रांसफॉर्म है जो भ्रंश प्रकृति के हैं कैरिबियाई प्लेट। फिर फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस द्वीप समूह को घेरे हुए यह पश्चिम की ओर अग्रसर है। तो फिलीपींस जो द्वीप समूह है उसके पश्चिम की ओर है फिलीपींस। अरेबियन प्लेट, ये समस्त अरब प्रायद्वीप का विस्तार है और पूर्व दिशा में आगे बढ़ रही है। अब है महासागरीय को एक नज़र में देखते हैं, यानी पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप है, बाकी भाग पर सागर फैले हुए हैं। 1556 में डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम और आर्टेलियस ने सर्वप्रथम बताया कि महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फिर जर्मन जो अल्फ्रेड वेगनर है उन्होंने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत 1912 में दिया था। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपीय महासागरों के वितरण से संबंधित था। महासागरीय नीतल में स्थान से अधिक उच्चावच संबंधी भिन्नताएं हैं और सोनार यानी ध्वनि गंभीरता मापक यंत्र की मदद से समुद्री गहराई में परोक्ष रूप से मापन कर इसका मानचित्रण संभव है। तो समुद्र गहराई में ध्वनि तरंगें जाएंगी और वो मानचित्र फिर
परिवर्तित होकर मानचित्र बनाएंगे। किसी तरल और गैस में स्वयं के अणुओं के स्थानांतरण द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में होने वाली ऊर्जा संचार संवहन कहते हैं। तो ऊर्जा का जो संचार होता है उसे कहते हैं। समान धारा सिद्धांत 1930 में आर्थर थॉम द्वारा दिया गया था। तो आर्थर थॉम ने समान धाराओं को बताया था कि समान धाराएं नीचे चलती हैं। 1960 में हैरियस द्वारा सागर नितल प्रसारण सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सागर का नितल प्रसारित हो रहा है। 1960 में हैरियस ने बताया और धरातली सतह के विस्तार की संकल्पना प्रस्तुत की। अब स्थानीय दृढ़ भूखंडों को प्लेट कहते हैं। स्थान के जो दृढ़ भूखंड होते हैं उसे प्लेट कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी 6 बड़ी और अन्य छोटी छोटी प्लेटों से निर्मित है। तो ये स्थल भागों का निर्माण है।